अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि चैप्टर 18 है, जो कि है हमारा मॉर्टगेज एंड चार्जेस के बाद हमारा चैप्टर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। ये बहुत यानी कि हाईलाइटेड चैप्टर है और ये हमारी फील्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी जाती हैं। बेसिकली 3 तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, आप नाम से इसको जानने की कोशिश करो कि ऐसी चीज़ जो कि बात कर रही है, एक ऐसा रिटन फॉर्म, एक ऐसा रिटन आर्गूमेंट जो कि बात कर रहा है, जो बता रहा है कि बेसिकली एक डील हुई है, ठीक है, और उस डील का पर्पस क्या है, क्या चीज़ खरीदी गई है, कब पेमेंट की जाएगी, उसके अंदर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी गई भी होती है। तो बेसिकली डिफरेंट तरह की होती हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। सबसे पहले क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस रिटन प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे समवन। ये एक रिटन प्रॉमिस होता है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि इस मतलब कि इसको पेमेंट कर दी जाए, कि इस चीज़ को इस पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे चेक होता है कि मैं एक बंदे को चेक लिख के देता हूँ कि जाओ मेरे अकाउंट से जाके पैसे निकलवा लो। तो मैं एक ऑर्डर कर रहा हूँ बैंक को कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये पेमेंट कर दी जाए। तो मैंने लिख के दिया, वो अब इंस्ट्रूमेंट जो है, वो चेक है, वो ये बता रहा है कि आप बाउंड हैं बैंक वाले कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन को ये पेमेंट कर दी जाए। इस तरह से इट्स ओनरशिप कैन बी फ्रीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। तो ये आसानी से एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। सेम चीज़ कि मेरा चेक है, मेरा बैंक अकाउंट है, पर लेकिन मैं अपने चेक की ओनरशिप जो है वो किसे दे रहा हूँ, मैं उसे उस पर्सन को दे रहा हूँ जिसको मुझे पैसे देने हैं। तो मैं उसको एक अलाउ कर रहा हूँ कि वो जाए और मेरे बैंक से पैसे निकलवा ले। बैंक सिर्फ कंफर्म करता है आपको कॉल करके या फिर आपको बता के कि मतलब कि आपकी नाम के ऊपर ये बंदा आया और ये लेना चाह रहा, तो आप कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने भेजा है और आप इसे पैसे दे सकते हैं। इट कैन बी पेएबल टू वन और मोर पे जॉइंटली एंड सेवरली। तो ये एक से ज़्यादा पर्सन को दिया जा सकता है। समटाइम एक होता है, समटाइम यानी कि एक पूरी कंपनी होती है कि मैं इस कंपनी को पे करना चाह रहा हूँ, तो वो आप बेसिकली चेक की फॉर्म में उस बंदे को, इस पर्सन को पे कर देते हैं। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट 3 तरह के होते हैं। कोई 3 तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम जो है वो स्टार्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं और इस बुक में भी हमें 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नजर आएंगे, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो हम एक ही करके इनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है। बेसिकली हम ये नीचे उन्होंने एग्जाम्पल कोड की हुई है, ऊपर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एक राइटिंग फॉर्म में एक इंस्ट्रूमेंट होता है। नोट बीइंग नोट अ करेंसी नोट, इसको हम नोट नहीं कहते, करेंसी नोट नहीं कहते। कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग प्रॉमिस, इसके अंदर बगैर शराइत के कोई ना कोई बात लिखी हुई होती है और जिसने बनाया होता है उसके साइन होते हैं। टू पे और डिमांड एट द फिक्स डिटरमाइंड फ्यूचर टाइम, और कहा जा रहा होता है कि आप मेरे से ये चीज़ें खरीद रहे हैं तो आपने 5 दिन बाद जो है मुझे इतनी पेमेंट करनी है, इस पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करनी है। तो बेसिकली जब माल खरीदा जाता है तो एक छोटा सा नोट बनाया जाता है और उसके ऊपर लिखा जाता है कि मैं आपको ये चीज़ बेच रहा हूँ, आपने मुझे 1 मंथ के बाद इतनी अमाउंट मुझे पे करनी है। तो सिंपल सा एक नोट होता है। उसके बाद ओनली टू बी ऑर्डर टू सर्टन प्रॉमिस पर्सन और बैरर द इंस्ट्रूमेंट, या फिर वो लिख दिया जाता है कि मेरे बिहाफ के ऊपर आप इस पर्सन को पेमेंट करेंगे। मतलब जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो उसको उधार पे लेके आते हो तो एक प्रॉमिसरी नोट लिखा जाता है कि मैं आपको ये चीज़ें इतनी क्वांटिटी में बेच रहा हूँ, आपने मेरे से इस दिन लिया है और आप 1 मंथ के बाद इस डेट को आप मुझे इतने पैसे पे करने के बाउंड हैं, आपने मुझे ये पैसे पे करने हैं। उन्होंने नीचे एक छोटी सी एग्जांपल कोड की है कि 6 लाख, ठीक है, पे करना है 10 अगस्त को, 90 डेज आफ्टर, मतलब 3 महीने के बाद आपने ये पेमेंट करनी है। आई प्रॉमिस टू पे, आप कह रहे हो कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ टू पे मिस्टर शहजाद आमिर और ऑर्डर टू सम ऑफ द ₹50,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। जो उसने जो वैल्यू रिसीव की है उसके ऊपर वो ₹50,000 जो है वो पे करेगा। अब उसके ऊपर यानी कि स्टैंप आ जाते हैं, जिसने बनाया होता है, जो बनाता है उसके ऊपर साइन आ जाते हैं, उसको एंडोर्स कर देता है कि मतलब ये मैंने बनाया, और जिस बंदे ने पेमेंट करनी होती है उसके भी साइन ले लिए जाते हैं। तो एक प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है। एक छोटा सा चिट बना लेते हैं, एक छोटा सा प्रॉमिस बना लेते हैं कि मैं आपको ये चीज़ें बेच रहा हूँ और आपने मुझे 1 मंथ के बाद पेमेंट करनी है। बनाने वाला उसके ऊपर साइन कर देता है और जिसने पेमेंट करनी होती है उसने भी साइन कर देते हैं और ये क्लियर हो जाता है।
ये रिटर्न फॉर्म में होता है, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्लियर सी बात है कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ये रिटर्न फॉर्म में होता है और इसकी कॉपीज एक मेकर के पास होती है और एक जिसने पेमेंट करनी होती है उसके पास होती है। ये राइटिंग फॉर्म में होता है, प्रॉमिस टू पे, इसके अंदर प्रॉमिस किया जाता है कि मैं आपको पर्टिकुलर डेट के ऊपर इतनी पेमेंट जो है वो करूँगा। इसके बाद अनकंडीशनल प्रॉमिस, इसके अंदर कोई शर्त नहीं होती, कोई भी शर्त इन्वॉल्व नहीं होती कि अगर आप मुझे ये चीज़ देंगे तो तब मैं आपको ये पे करूँगा, ये मेरी चीज़ आपसे जो मैं चीज़ ले रहा हूँ ये बिकेगी तो तब मैं आपको करूँगा, बिकती है या नहीं बिकती उसका कंसर्न नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है कि एक अनकंडीशनल प्रॉमिस किया हुआ है जिसके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर डेट को वो पे करना है। इसके बाद साइन बाय द मेकर, जैसे कि हमने देखा है पीछे कि क्लियर सी बात लिखी हुई है कि जो बनाता है वो उसके ऊपर साइन करता है, उसके ऊपर साइन होते हैं। सर्टेन मेकर इंस्ट्रूमेंट मस्ट इंडिकेट द पर्सन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। तो यहाँ पे ये क्लियरली लिखा गया हुआ होता है कि ये जो जिसने पेमेंट करनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेमेंट जो है एक पर्टिकुलर डेट को वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस पर्टिकुलर डेट को पेमेंट करे। सर्टेन पे का मतलब क्या है, जिसने पे करना है, जिसको पे होगा। द पे ऑफ द प्रोमिसर नोट मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, कि मतलब जिस बंदे को भी पेमेंट करनी है, जिस बंदे को भी पेमेंट देनी है वो खास एक बंदा होगा जिसको पेमेंट जा रही होगी। इन सम ऑफ द ऑफिशियल, अब ये डिपेंड करता है, समटाइम नोट के ऊपर ये भी लिखा होता है कि बनाने वाला लाजमी नहीं है पे ही हो, जिसको पे किया जा रहा है। हो सकता है कि वो तीसरा बंदा हो, इस तरह से लिखा जाता है कि मैं ये नोट बना रहा हूँ, मिस्टर अली ने मिस्टर एम को जो है, मैं मिस्टर जेड हूँ, मिस्टर जेड बनाने वाला है, वो उसको मेकर कहेंगे, और मिस्टर ए जो है जिसने पेयर है, जिसने पे करना है, और पे मिस्टर एम एल जो भी है जिसको पे किया जाएगा। तो ये वो भी क्लियर होता है कि बेसिकली पेमेंट की किसे जा रही है। उसके बाद सर्टन सम्स का मतलब है कि पेएबल, कि पैसे की फॉर्म के अंदर, कि मतलब कितना पैसा दिया जा रहा है, 6 लाख 5 लाख 50,000, उसको क्लियरली वर्ड्स के अंदर मेंशन करना है कि बेसिकली पैसे दिए कितने जा रहे हैं। पाकिस्तानी करेंसी, उसके बाद आप लोगों ने करेंसी मेंशन करनी है कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर है तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे करेंसी मैनेज जो है वो सेट करनी पड़ेगी, उस प्रॉमिसरी नोट में लिखना पड़ेगा। इस तरह से अगर पाकिस्तानी फॉर्म के अंदर है तो आप पाकिस्तानी करेंसी को मेंशन करें। उसके साथ अदर फॉर्मेलिटीज़, इसके बाद आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ और होती हैं जिसमें आपका मेंशन द प्लेस, आप प्लेस भी मेंशन कर सकते हैं कि आप बेसिकली ये पैसे कहाँ पे आके देंगे। उसके बाद डेट कब दी जाएगी, प्रॉमिस मस्ट बी लॉफुल, अब आपका ये प्रॉमिस लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी स्टैम्प, उसके बाद स्टैम्प जो है वो करवा ली जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो प्रॉमिसरी नोट है वो कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि एक नोट जब दो पार्टी के दरमियान मुआहदा होता है, जब फ्यूचर पे बात करी जाती है तो वो एक नोट लिखते हैं जिसके ऊपर वो एक दूसरे से मुआहदा करते हैं कि ये मैंने तुम्हें चीज़ बेची और तुमने मुझे इस खास दिन पेमेंट करनी है। इसके बाद हमारा आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी राइटिंग फॉर्म में होता है, ये भी अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, साइन बाय द मेकर, मेकर के इसके ऊपर भी साइन होते हैं। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, इसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है कि मैं बनाने वाला कहता है कि मैं ये बना रहा हूँ लेकिन तुमने इस बंदे को ये पे करना है। ऑन डिमांड एट अ फिक्स डिटरमिन्ड फ्यूचर टाइम, एक खास फ्यूचर टाइम के अंदर, बेसिकली सारी नेगोशिएबल ऑलमोस्ट सेम है। तो होता क्या है कि आपने फ्यूचर डेट के अंदर इसको इतनी अमाउंट पे करनी है, अ सर्टन सम ऑफ मनी, एक खास अमाउंट, उसके बाद ओनली टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, जिसको नाम लिखा जा रहा है उसी को ही पे करनी है, टू अ बैरर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर वो नाम काट दिए रहे हैं किसी को भी पे करें। अब यहाँ पे उन्होंने भी एक एग्जांपल कोट की है, 6 मंथ आफ्टर डेट, 6 मंथ के बाद पे टू शहजाद आमिर और ऑर्डर रुपीज़। यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल कोट की है कि जिस बंदे को दिया जा रहा होगा ड्राई और एक्सेप्टर, ये बंदा वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट ड्राई एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, सलीम खान है, तो वो इस बंदे को बेसिकली दिया जाना है। तो यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल सी एग्जांपल कोट की जो आपको समझा देगी कि बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। मेकर एन इंस्ट्रूमेंट कॉल, जो बना रहा होता है उसे ड्रॉर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो द पर्सन हु मेक्स द ऑर्डर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, जो जिसका ऑर्डर किया जा रहा होता है बेसिकली उसको ड्रॉर कहते हैं। ड्राई कौन होता है, ड्राई द पर्सन टू वोम द ऑर्डर इज मेड, जिसके लिए बनाया जा रहा था, बेसिकली जिसको पेमेंट जानी होती है उसको हम ड्राई कहते हैं। उसके बाद पे द पर्सन टू वोम द पेमेंट्स टू बी मेड, पे वो पर्सन है जो कि पेमेंट को बनाएगा। उसके बाद जो ड्रॉर वो होल्डर होता है, द ड्रॉर ऑफ द पे
केस ऑफ एंडोर्समेंट बेसिकली उसके साइन होते हैं, वो एंडोर्स करता है कि वो उसको बेसिकली वो उस पर अपनी एक गारंटी दे रहा होता है। द होल्डर प्रेजेंट बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राई, ये होल्डर जो है जिसके पास ये होता है, जिसके हाथ में बेसिकली होगा, बेसिकली हम उसे क्या कहेंगे, होल्डर कहेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का। द ड्राई फॉर द एक्सेप्टेंस, जो वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। मेकर ऑफ अ प्रोनोट इज कॉल्ड द डेटर, जो बेसिकली मेक कर रहा होता है उसको डेटर भी कहते हैं। पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड इज द क्रेडिटर, मतलब जिसका उधार होता है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। इसके बाद एसेंशियल्स क्या होते हैं, राइटिंग फॉर्म में होता है, कोई इस पर शर्त नहीं होती, ड्रॉर के इसके ऊपर साइन होते हैं, उसके ऊपर जिसको पे किया जा रहा होता है वो सर्टन होता है, वो खास बंदा होता है, एक सर्टन पे ही जिसने पे करना होता है वो एक खास बंदा होता है, एक खास अमाउंट होती है, पाकिस्तानी करेंसी में क्लियरली मेंशन होता है। तो ये इसके सिंपल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद एग्जांपल्स क्या हैं, मेंशन द प्लेस वेयर इट इज मेड, आप उसकी जगह को मेंशन करें। उसके बाद डेट बताएं, लॉफुल कोई इलीगल चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्टैम्प होनी चाहिए उसके ऊपर उसको लीगल करने के लिए। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, इसलिए मैं यानी कि ना थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि आप एक ही चीज़ पढ़ें ताकि आपको सारी समझ आ जाए। उसके बाद चेक आ जाता है हमारा थर्ड वन। चेक के अंदर क्या होता है, इट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एज अ स्पेसिफिक बैंकर, ये बैंक से रिलेटेड हमारा होता है। तो हम एक खास बैंक को या बैंकर को एक ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि ये बेसिकली पेमेंट कर दी जाए। उसके अंदर लिखा हुआ होता है पे मिस्टर असलम और बैरर रुपीज़, कि मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर असलम को ये पेमेंट कर दी जाए। तो हमारा चेक से तो हम डेली बेसिस के ऊपर फैमिलियर होते हैं। अब इसके अंदर तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉर जो कि मैं हूँ, अगर मेरा बैंक अकाउंट है तो मैं चेक बनाने वाला हूँ। ड्रॉर ड्राई बैंक को कहते हैं। द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये काम करो। उसके बाद पेई, वो पर्सन जिसको मुझे पेमेंट करनी है उसको हम पेई कहते हैं। इसके अंदर भी कुछ वही चीज़ें हैं जो कि हम पीछे रिपीट करते हुए आ रहे हैं। ये राइटिंग फॉर्म में होता है, ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, इसके ऊपर ड्रॉर के साइन होते हैं, मतलब कि जिसने बनाया उसके साइन होते हैं। जैसे कि मैं अगर मेरा अकाउंट है तो उस पर मेरे साइन होंगे। पे एबल ऑन डिमांड, ये तभी किया जाएगा जब मैं लिख के दूंगा। उसके बाद सर्टन सम, एक खास अमाउंट उसके ऊपर मुझे भरना होगी, लिखना होगी। उसके बाद पेएबल टू बैरर ऑर्डर, जिसको मैं देना चाह रहा हूँ उसका नाम ऊपर लिखूँ कि मैं इस बंदे को देना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो रहा है चेक सबसे आसान है, क्योंकि हम चेक जो है हमारा डेली बेसिस के ऊपर क्या होता है उससे हम फेमिलियर होते हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं उसे देखते हैं, उसका काम देखते हैं कि बेसिकली चेक होता क्या। अब हम लोगों ने तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिटेल से देख लिया, उसको रीड आउट कर लिया। अप्रॉक्सीमेटली तीनों चीज़ें सेम है, अनकंडीशनल होते हैं। अब उस पर अमाउंट लिखनी होती है, फ्यूचर की डेट होती है। उसके बाद पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर लिखना होता है, साइन होते हैं डिफरेंट पर्सन के। तो ऑलमोस्ट तीनों के तीनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो सेम है। अब हमें जो है ना वो डिफरेंस देखना है इन तीनों के अंदर कि क्या डिफरेंस होता है। अब प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन्होंने बेसिकली तीन हमारी स्लाइड है जो कि इसका डिफरेंशिएट बता रही हैं। अब मेकर, पहले वाले में क्या था, द प्रॉमिसरी नोट इज रिटन बाय अ डेटर द पर्सन हु इज लायबल टू पे, जो बनाने वाला होता है वही बेसिकली मेकर होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन, ये भी रिटन फॉर्म में होता है बाय द क्रेडिटर, पर लेकिन यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आता है। बेसिकली एक उधार लेने वाला होता है और एक उधार देने वाला होता है, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसके बाद आता है चेक, अ चेक इज रिटन बाय द पर्सन हु हैज एन अकाउंट इन द बैंक। तो चेक तो वही इस्तेमाल कर सकता है जिसका बैंक में अकाउंट होता है। चेक आपको पता है कि चेक की जो टर्म है वो बैंक से एसोसिएट है, तो वही चीज़ को हम चेक को वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ चेक हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम बैंक को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद क्या, नंबर ऑफ पार्टीज। अब पार्टीज के नाम लिखे हुए हैं। इन प्रॉमिसरी नोट जब दो पार्टीज होती हैं, एक मेकर होता है और एक पेई होता है, जबकि दूसरे के अंदर तीन पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉर होता है, एक ड्राई होता है और एक पेई होता है। जबकि नेक्स्ट के अंदर भी तीन होती हैं, फिर ड्रॉर, ड्राई और पेई। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की पार्टी सेम है, जबकि प्रॉमिसरी नोट के अंदर सिर्फ दो पार्टीज होती हैं, मेकर एंड पेई। इन प्रॉमिसरी नोट द मेकर एंड द पेई आर अ डिफरेंट पर्सन। अब यहाँ पे दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के अंदर क्या होता है कि ड्रॉर और पेई वो सेम हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जो बनाता है वही उसी को समथिंग पे करना हो सकता है बैंक को मैं कहूँ कि मुझे पैसे दे दो, ठीक है, तो मैं मेकर भी हो गया, ड्रॉर भी हो गया और पेई भी हो गया। इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज में भी सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट वन, फोर, द पर्सन ड्रॉर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। ड्राई कौन होता है, नो, देयर इज अ नो ड्राई। तो हमें पता है कि प्रॉमिसरी नोट में ड्राई होता ही नहीं है जिसको पेमेंट की जा रही होती है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर और चेक के अंदर ड्राई ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज में भी एनी वन इंक्लूड इन द बैंक।
वो डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे बनाना चाह रहे हो या नहीं बनाना चाह रहे हो। ड्राई ऑफ अ चेक ऑलवेज अ बैंक, या जबकि थर्ड कंडीशन के अंदर हमेशा बैंक जो है वो ड्राई होता है। उसके बाद क्या है, प्रॉमिस और ऑर्डर। इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉमिस होता है, जबकि नेक्स्ट के अंदर ऑर्डर किया जाता है, और लास्ट वाले के अंदर भी कोई अनकंडीशनल ऑर्डर किया जाता है। उसके बाद एक्सेप्टेंस, अ प्रॉमिसरी नोट्स नीड टू एक्सेप्टेंस एंड इट इज रिटन एंड साइंड बाय द पर्सन हु इज लायबल टू पे। तो इसके अंदर बेसिकली साइन करवाए जाते हैं। साइन बेसिकली तीनों के अंदर करवाए जाते हैं, तीनों के अंदर प्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद उसको साइन करवाए जाते हैं, ताकि उसको एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाए कि जो ऑथेंटिक हो जाए। तो उसके बाद है नेचर ऑफ लाइबिलिटी। इसके अंदर पहले वाले के अंदर लाइबिलिटी रेज होती है, लाइबिलिटी ऑफ अ मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट टू बी पे ऑफ अ होल्डर प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। तो बेसिकली एक जिम्मेदारी होती है, एक लाइबिलिटी होती है कि जिसने पेमेंट करनी होती है, उसके ऊपर एक लाइबिलिटी इम्पोज होती है। तो इसी तरह से सेकंड वाले के अंदर भी जिसको दिया जा रहा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो थर्ड पर्सन को जाके वो ये पे करे। इस तरह से चेक के अंदर क्या होता है कि ये जिम्मेदारी होती है कि मैं ये चेक लिख रहा हूँ और बैंक को लाइबल कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक की लाइबिलिटी है कि बैंक उसको पेमेंट करे बेसिकली जो मुझे पे करना है। पेएबल टू बैरर, पेएबल टू बैरर का मतलब होता है प्रॉमिसरी नोट के अंदर तो ये चीज़ है ही नहीं है, उसमें तो सिंपल दो पार्टीज हैं, एक के लिए बनाया जा रहा है और एक को दिया जा रहा है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन पेएबल टू बैरर। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो है इसके अंदर बैरर का वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर हम ये बैरर का वर्ड काट दें तो हम किसी को भी सेल्फ लिख सकते हैं, तो हम किसी को भी ये बेसिकली दे सकते हैं। उसके बाद है पेएबल ऑन डिमांड। बेसिकली ये जो है डिमांड के ऊपर ही किया जाता है। प्रॉमिसरी नोट में बी मेड पेएबल ऑन द डिमांड, अ बिल ऑफ एक्सचेंज में बी मेड पेएबल ऑन डिमांड at the fixed टाइम। उसके दोनों के अंदर टाइम पीरियड तो फिक्स होता है, लेकिन लास्ट वन इज द एप्लीकेशन ऑफ अ सर्टेन प्रोविजंस पर। लेकिन पहले के अंदर वो कह रहे हैं कि कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करनी होती हैं। एक्ट रिगार्डिंग परमानेंट और द एक्सेप्टेंस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर रूट, ये कुछ लॉ की टर्म्स हैं जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपको एक्सेप्टेंस देनी होती है, आपको वो चीज़ें माननी होती हैं। सेकंड के अंदर क्या है, दीज प्रोविजंस अप्लाई बिल ऑफ एक्सचेंज। अब वो कह रहे हैं कि जो पहले वाली कंडीशन है वो सारी की सारी सेकंड वाले के ऊपर अप्लाई होती हैं, जबकि लास्ट वाले के अंदर क्या होता है कि एज ए रिगार्ड ऑफ द प्रेजेंटमेंट फोरकास्ट फॉर एक्सेप्टेंस एंड। अब ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि वो एक्सेप्ट कर रहा है नहीं, क्योंकि बैंक तभी एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को जब वो सारी कंडीशंस पूरी कर लेगा कि जो बना रहा है, जिसका अकाउंट है, उसके साइन होने चाहिए, अकाउंट का अमाउंट ठीक होनी चाहिए, जिस बंदे को दिया जा रहा है उसके आईडी कार्ड की कॉपीज, तो इस सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद वो इसे क्लियर करता है। प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी ड्रॉन इन द एसेट्स। तो प्रॉमिसरी नोट जो है इसकी कॉपीज नहीं बनाई जाती, जबकि दूसरा जो है और दूसरा और तीसरा जो है उसकी थर्ड वाले की भी कॉपी नहीं बनाई जाती, जबकि सेकंड वाला जो है आप फॉरेन बिल, जब आप फॉरेन में कोई बिल भिजवाते हो, जब आपकी डील जो है किसी बाहर की कंट्री के साथ चल रही है, कि जो क्लाइंट है वो बाहर का है, तो वहाँ पे आपको लाजमी चाहिए कि आप एक सेट बना लें, कॉपी बना लें, एक अपने पास रखें और एक उसको भिजवा दें। इसके बाद ग्रीस डेज। अब ये डिपेंड करता है, जो ग्रीस डेज वो डेज होते हैं, ग्रीस डेज ऑल इज अलाउड टू बी अ मेकर। ये डिपेंड करता है जो बनाने वाला होता है वो अलाउ करता है कि अगर आपको कोई 1-2 मंथ ऊपर करने हैं, मतलब वो कह रहा है कि इस डेट को नहीं पे कर पाऊंगा तो मैं आपको 15 दिन बाद पे कर दूंगा, तो ग्रीस डेज की अलाउ देना होता है या नहीं देना होता, मतलब एक्स्ट्रा डेज देने होते हैं या नहीं देने होते। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ग्रीस डेज आर अलाउड टू बी पे फॉर द पेमेंट। तो ये ग्रीस डेज यहाँ पे अलाउ किए जा सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर और चेक के अंदर, कि अगर वो ना कर पाए, क्योंकि चेक जो है ना जिसने रिसीव करना है उसके लिए होता है कि आपकी आज 4 दिन के बाद की डेट डाल दी गई है, पर उसके 6 मंथ के बाद तक ये आप कभी भी निकलवा सकते हैं, तो उसमें ग्रीस डेज की बेसिकली आपको एक ऑप्शन होती है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टैम्प। स्टैम्प के अंदर क्या होता है कि सिंपल सी चीज़ होती है कि साइन होते हैं, बेसिकली स्टैम्प लगाई जाती है, और द रेवेन्यू स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अब प्रॉमिसरी नोट के अंदर डिपेंड करता है कि आपकी अमाउंट कितनी बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टैम्प लगा देते हो। रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ, वो सेम चीज़ रेवेन्यू डिपेंड करता है। इसके लास्ट के अंदर रेवेन्यू स्टैम्प इज फिक्स ऑन द चेक, वो डिपेंड करता है, आपकी इसमें स्टैम्प लाजमी होती है। लास्ट वन इज दैट स्टॉपिंग द पेमेंट, द मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट स्टॉप द पेमेंट आफ्टर इज इश्यूर। जब वो इश्यू हो जाता है तो वो रोक नहीं सकता इस पेमेंट को, क्योंकि उसने पेमेंट करनी होती है। द बिल ऑफ एक्सचेंज स्टॉप्स
द पेमेंट बिल ऑफ आफ्टर द एक्सेप्टेंस बाय द ड्राई। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो उस पेमेंट को रोक नहीं सकता। द ड्रॉअर ऑफ अ चेक कैन स्टॉप द पेमेंट, जिसने पेमेंट देनी होती है तो वो उस पेमेंट को रोक भी सकता है। सपोज करें कि कोई इसमें बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि जब आप कॉल आती है बैंक से कि कोई आपके नाम के ऊपर जो है वो चेक लेके आया, तो आप कहते हो कि मैंने तो ऐसा लिखा ही नहीं है, तो आप सिंपल बैंक को कहते हो कि मैंने कोई चेक नहीं दिया, आप किसी को कोई पेमेंट ना कीजिएगा। तो इस तरह से पेमेंट को रुकवाया जा सकता है। क्रॉसिंग अ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट, क्रॉस में प्रॉमिसरी नोट नहीं होता। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस्ड, प्रॉमिसरी नोट जो है वो क्रॉस में नहीं हो सकता, जबकि प्रॉमिसरी नोट क्रॉसिंग के अंदर हो सकता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज क्रॉस के अंदर नहीं हो सकता। और ना ही चेक हो सकता है। चेक भी हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्रॉस फॉर्म में नहीं होता। मतलब कि मैं आपको एक क्रॉस बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता हूँ, हम उसको कैंसिल कर लेते हैं, इस तरह से नहीं होता। इसके बाद क्या है, प्रिंटेड फॉर्मा। प्रिंटेड फॉर्मा का मतलब है कि आपको पता है चेक तो हमारे पास होते ही प्रिंट फॉर्म के अंदर है, वो हम बनाते नहीं हैं। चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन द प्रिंटेड फॉर्मा। इंस्टीट्यूशन बैंक की तरफ से हमें एक चेक बुक मिली हुई होती है, हम उसमें से एक चेक लेते हैं और उसको हम यूटिलाइज करते हैं, बेसिकली वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कैन ड्रॉन ऑन एनी पेपर। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए आपको कोई प्रिंट फॉर्म नहीं चाहिए, आप कोई सिंपल पेपर लेके और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड ऑन द एनी पेपर। इस तरह से उसके लिए भी आप कोई पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी होती है कि आप कंप्यूटर पर रखें उसे और आप एडिट करें, उसका प्रिंट निकालें और उसको यूटिलाइज करें। तो हमारा बेसिकली ये लास्ट चैप्टर था। अब आपकी बुक कंप्लीट हो चुकी हुई है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप कोई क्वेश्चन या किसी चीज़ से रिलेटेड भी है वो आप पूछ सकते हो। होप फॉर द बेस्ट फॉर योर फाइनल टर्म्स। अगर कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की भी कोई चीज़ आपको इसमें प्रॉब्लम कर रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।